नमस्कार। आज हम लाइव प्रोसेस जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका क्लास 10th का, उसका लास्ट पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम करने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है और सेल में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं। उन रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि वो हमारे सेल के अंदर एक लिविंग बीइंग में चल रही होती है। जब भी रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, लेकिन साथ में कई बार बाय प्रोडक्ट्स या को प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो यूज़फुल नहीं होते हैं, जो हमारे शरीर में एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो पॉइजनस हो सकते हैं और हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आपको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म में, आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। और रिमूवल ऑफ toxic substances, poisonous substances from the body of an organism is called excretion. इस प्रोसेस को हम excretion कहते हैं। ये excretion का जो प्रोसेस है वो excretory organ द्वारा किया जाता है। So let's talk about excretory system of different organism, then we'll move on to excretory system of human. चलिए शुरू करते हैं excretion in animals। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, दैट इज़ अमीबा। अमीबा में एक ही सेल है और उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर अंदर सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने वॉल से ही डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज़ आउट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब वेस्ट अंदर ज़्यादा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, तो सरफेस के थ्रू बस वो अपने सब्सटेंस को, वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज़ आउट कर देगा। सेकंड, वो क्या करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर बनता है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाल देता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डालने के बाद वो ईजिली उसे बाहर रिलीज़ आउट कर देता है। सेकंड जो है वो अर्थवर्म है। अर्थवर्म के एक अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे हम नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया क्या करता है, उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज़ आउट कर देता है बॉडी से। अलॉन्ग विद दैट हम मॉइस्ट स्किन को भी लेकर चलते हैं जो आपके गैसेस को रिलीज़ आउट करने में हेल्प करता है। अगर अमीबा का स्किन मॉइस्ट है, मॉइस्ट होना इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी वो सब्सटेंसेस को क्या करेगा, बाहर रिलीज़ आउट कर देगा। हमें इस चैप्टर में ह्यूमन बींग्स पे फोकस करना है। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में काफ़ी फ़र्क है। न्यूरॉन नहीं लिखेंगे आप इसे नेफ्रॉन लिखेंगे। एक्सक्रीशन का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होता है, मतलब सबसे छोटा यूनिट जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल में कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर हो रही है। हर सेल में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बन रहा है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी और हर सेल से कुछ ना कुछ ज़रूर निकल रहा है बाहर। तो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है पहला, क्योंकि ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वह रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर रिलीज़ आउट हो जाता है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वेस्ट प्रोडक्ट वो आपका यूरिया है।
हमारी बॉडी में हम प्रोटीन्स को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स बन रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कई कई बार प्रोटीन्स यूज़ नहीं होते हैं, जब वो यूज़ नहीं होते हैं और जब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो यूरिया बन जाता है और वो हमारे लिए वेस्ट है, जिसको हमें बाहर रिलीज़ आउट करना है। तो किडनी है वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लंग्स क्या करता है? जैसे कि हमने कहा कि छोटे छोटे सेल्स हैं, हर सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। वो अपने सरफेस के थ्रू, सेल अपने सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल देता है। अब ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू, क्योंकि वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो लेकर लंग्स तक आता है। लंग्स में एल्वेलाई हैं और वेन्स कैपिलरीज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू कैपिलरीज और वहाँ पे उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। तो लंग्स क्या करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो बाहर रिलीज़ कर देता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले लेता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रेस्पिरेशन के थ्रू उसे रिलीज़ आउट करते हैं, एंड सेकंड है यूरिया जो किडनी हेल्प करती है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्चुअली किडनीज़ होती हैं, दो किडनियाँ होती हैं जो बीन शेप्ड की होती हैं। दोनों किडनीज़ के ऊपर रीनल आर्टरी और रीनल वेन कनेक्टेड है। नीचे उसमें दो यूरेटर्स होते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से कनेक्टेड है और नीचे आ रहा होता है, और यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है और यूरिनरी ब्लैडर आपका फाइनली यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वो कैसे कनेक्टेड हैं विल सी। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपको दो कनेक्शंस दिख रहे हैं। एक कनेक्शन जो रीनल वेन है वो एक्चुअली वेना कावा से आ रहा है और जो आपका रीनल आर्टरी है वो आयोटा से आ रहा है। रीनल वेन आपको किडनी में कनेक्टेड, दैट्स अ ब्लू कलर स्ट्रक्चर जो किडनी से कनेक्टेड हुआ आ रहा है और किडनी से कनेक्टेड है। किडनी आपका बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसके नीचे आपको दो ट्यूब्स दिख रही हैं जो यूरेटर है, दैट्स यूरेटर, और यूरेटर के नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और ब्लैडर के नीचे एक यूरेथ्रा है। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। एग्ज़ाम में आएगा तो प्लीज़ ऐसे ही बनाइएगा इसको, आप ज़रूर बनाइएगा। रीनल वेन क्या है, रीनल आर्टरी क्या है, किडनीज़ का स्ट्रक्चर उल्टा मत करिएगा, ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि कई बार देखा है मैंने बच्चों को कि वो स्ट्रक्चर्स बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। उल्टा नहीं करेंगे आप, ऐसे ही बनाएंगे। नीचे दो यूरेटर दिखाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर दिखाएंगे और साथ में यूरेथ्रा दिखाएंगे। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। स्टेप 1 जो होता है वो रीनल आर्टरी आपका गंदा खून लेकर आती है। गंदे खून का मतलब यहाँ पे क्या है? गंदा खून मतलब यहाँ पे जो भी आपका खून है उसमें यूरिया की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, एक्सेस वाटर है ब्लड के अंदर। अब जो भी ब्लड आया है वो किडनी के अंदर जाएगा। किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हर नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है आपका। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन अ किडनी। सारी जो ब्लड है, जो भी डर्टी ब्लड है, वो आपका किडनी के अंदर गया। किडनी के अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन के पास जाता है। नेफ्रॉन में प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो ब्लड में से यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देगा और यूरिन फॉर्मेशन कर देगा। स्टेप 3 में अब जब आपका खून साफ़ हो चुका है तो वो वापस सिस्टम के पास चला जाएगा थ्रू रीनल वेन। रीनल वेन क्या करेगा? साफ़ खून को लेकर सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर वापस डाल देगा। स्टेप 4 में आप देखेंगे कि अब जो यूरिन फॉर्म हो चुकी है वो किडनी से बाहर निकलेगी थ्रू दैट ट्यूब यूरेटर। यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टेप 5 में क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर आपका स्टोर होता रहेगा, तब तक स्टोर होता रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती। उसकी कैपेसिटी 400 ml टू 600 ml होती है। स्टोर होने के बाद जब आपको अर्ज आएगी यूरिनेशन की, क्योंकि आपके यूरिनरी ब्लैडर में नर्व्स कनेक्टेड होंगे, वो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, तब आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि हाँ अब आपको यूरिनेशन करना है। यूरिनेशन के लिए जब यूरिन है वो बाहर निकलेगा स्टेप 6 में, जो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा? आपका सारे सब्सटेंसेस जो भी यूरिन फॉर्म हो चुका है वो बाहर निकल जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर आपका दोबारा खाली हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब
नेफ्रॉन आपका किस तरीके से काम कर रहा है उसको देखते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल सिस्टम तो समझ में आ गया कि आपकी रीनल आर्टरी जो है वो गंदा खून लेकर आती है, किडनी में जाता है, फिल्ट्रेशन होता है, साफ़ खून वापस रीनल वेन से वापस सिस्टम के पास चला जाता है। इस किडनी से यूरिन फॉर्म हो चुका है तो वो यूरेटर के पास, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के से बाहर चला जाता है। अब हम देखेंगे कि किडनी के अंदर काम कैसे हो रहा है। किडनी में स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि डर्टी ब्लड आपका रीनल आर्टरी से कनेक्ट हुआ, वो अंदर गया। छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट जो नेफ्रॉन है वो अंदर बना हुआ है, यू कैन सी ब्लैक से वो बना हुआ है। एंड स्टेप 2 में वो नेफ्रॉन के पास जा रहा है जहाँ पे प्यूरिफिकेशन आपका हो रहा है। नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें कैसे है। नेफ्रॉन का जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। ऐसे ही हर नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट कर लेता है और वो किडनीज़ के थ्रू पास आउट हो जाता है। पास आउट होने के बाद वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेफ्रॉन एग्ज़ाम में बनाने के लिए आ जाता है, कभी 3 नंबर में तो कभी 5 नंबर में। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्टली ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा नेफ्रॉन में आपको पॉइंट 1 पे दिखाना पड़ेगा कि वो रीनल आर्टरी है जो गंदा खून लेकर आ रहा है। नंबर 2 आपको ग्लोमेरुलस दिखाना पड़ेगा। नंबर 3 आपको बोमेन्स कैप्सूल दिखाना पड़ेगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बोमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब शुरू हो जाती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे उसके आसपास कैपिलरीज कनेक्टेड हैं। आप ब्लड कैपिलरीज 5 पे देख सकते हैं, वो ब्लड कैपिलरी है। और आप ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, अब यू कैन सी द ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स के थ्रू तो आपका यूरिन जो है वो जा रहा है। अब उस यूरिन में भी कई बार बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होगा जो हमारी बॉडी में काम आएगा, उसको हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। 4 और 5 में रीएब्जॉर्प्शन चल रही है, 6 में भी रीएब्जॉर्प्शन चलता है। उसके बाद जब आप 7 में जाते हो तो क्लीन ब्लड देखिए इट गोज़ आउट। क्लीन ब्लड आपका जो भी क्लीन ब्लड है उसको हम वापस सिस्टम के पास भेज देते हैं। 8th में आप देखेंगे वो 8th जो पोर्शन है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। वो क्या करता है, सारे यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। और 9th में आप देखेंगे कि यूरिन आपका बाहर निकल जाता है। तो किस तरीके से हो रहा है ये अभी डिटेल में देखते हैं। 1 आपका है रीनल आर्टरी जो गंदा खून लेकर आ रहा है। 2 आपका ग्लोमेरुलस है। जब भी खून गंदा आता है तो ग्लोमेरुलस एक्चुअली आपके कैपिलरीज़ हैं, बहुत सारी कैपिलरीज़ हैं जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बोमेन्स कैप्सूल आपका कटोरा जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे आप छन्नी कह सकते हैं, जो चाय की छन्नी होती है वैसा स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस वहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज़ हैं, तो प्यूरिफिकेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर आउट करने की कोशिश करता है। जैसे चाय की छन्नी में आप चाय को छानते हैं, ऐसे ही बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए काम करता है। प्यूरिफाई हो गया तो अब आगे आप ट्यूब्यूल्स में जाएंगे। ट्यूब्यूल्स में जैसे ही यूरिन जाएगा, अभी भी हो सकता है कि यूरिन के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो, बहुत सारा अमीनो एसिड हो, बहुत सारा सॉल्ट हो, बहुत सारा वाटर हो सकता है बहुत सारा यूरिया हो, उन सबको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। रीएब्जॉर्ब करते हैं, ट्यूब्यूल्स में आपका यूरिन जा रहा है और कैपिलरीज जो है वो उसके आसपास हैं। आप देखेंगे कैपिलरीज उसके आसपास हैं। कैपिलरीज का काम है एब्जॉर्प्शन का, वो ट्यूब्यूल से सारे अच्छी चीज़ों को जो हमारी बॉडी में काम आ सकती है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है, उसे हम कहते हैं PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद आप देखेंगे यू शेप का भी ट्यूब्यूल आ रहा है। उस यू शेप ट्यूब्यूल्स को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले, LOOP, लूप ऑफ हेनले, HENLE, हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में जहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर है, जो ग्लूकोज का मटेरियल है, अमीनो एसिड्स है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जैसे ही फिर ट्यूब्यूल आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर वाले को हम DCT कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। वहाँ पे जो एक्सेस वाटर है और नमक है वो आपका एब्जॉर्ब होता है। एक्सेस वाटर और जो नमक है वो आपका एब्जॉर्ब होता है। कैपिलरीज़ के अंदर साफ़ खून आ जाता है। साफ़ खून मतलब कि वो
कैपिलरीज वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है जो बॉडी के काम आएगी। अगर अमीनो एसिड बॉडी के काम आ रहा है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी के काम आ रहा है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। तो कैपिलरीज का काम है कि वो सारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी और सारा साफ खून वो सिस्टम के पास दोबारा भेज देगी। अब सारा का सारा खून साफ जा चुका है। यूरिन में अब ना तो आपके पास यूरिन में ग्लूकोज है, ना ही उसमें कोई अमीनो एसिड है, ना ही कोई एक्सेस सॉल्ट है और ना ही कोई एक्सेस वाटर है। वाटर भी हमने यूरिन से सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि यूरिन से अगर वाटर ज़्यादा निकल जाएगा तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाएगी। हमारी बॉडी का सारा पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने लगेगी। तो यूरिन में पानी की भी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्लूकोज भी नहीं होना चाहिए और उसमें अमीनो एसिड्स भी नहीं होने चाहिए। अब सारे जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, उसे कलेक्ट करेगा और यूरिन फॉर्म हो चुकी है आपकी। तो इस प्रोसेस के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा जाएगा यूरिन फॉर्मेशन क्या है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि रीनल आर्टरी गंदा खून लेकर आती है। खून आपका ग्लोमेरुलस में आता है, जिसमें जो कैपिलरीज के थ्रू बना हुआ है। फिल्ट्रेशन यूनिट है वो, वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। आपका जो भी यूरिन है वो ट्यूब्यूल्स में चला जाता है, जहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरीज के अंदर। ट्यूब्यूल्स आपकी लंबी होती है, यू शेप होती है कि रीएब्जॉर्प्शन आराम से होता रहे और सारा का सारा यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो अब सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं बाय चांस रीनल फेलियर हो जाता है किसी भी रीज़न से तो क्या किया जाता है। पहली बात तो रीज़न देखते हैं कि किडनी का फेलियर होता क्यों है। किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ब्लड शुगर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है जिसके थ्रू किडनी कई बार फेल हो जाती है। किडनी में चोट लग गई हो किसी भी रीज़न से, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपका क्या हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। हमें अगर कोई डिजीज़ हो गई, हमें कोई फीवर हो गया, कई बार बहुत हाई फीवर हो जाता है तो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब रीज़न से आपका रीनल फेलियर हो सकता है। रीनल फेलियर में एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया बढ़ने लगता है। किडनी जब काम नहीं करती है तो यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अगर पानी की मात्रा भी पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उतना अमाउंट का पानी हमारी बॉडी में होना चाहिए। हमारी बॉडी में अगर वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा या पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि पानी का भी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि किडनी हमारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। सोल्यूशन इसका ये होता है कि आप किडनी का ट्रांसप्लांट करा लें। ट्रांसप्लांट भी ध्यान देना होता है कि कोई आसपास का ही इंसान ट्रांसप्लांट कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ही दूर का डोनर ले लें। डोनर शुड बी समवन फ्रॉम द फैमिली का ही अगर कोई डोनर होता है तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कई बार मैच कर जाता है, मैच कर गया तो इंसान सर्वाइव कर जाता है। अगर मैच नहीं किया तो हमारी बॉडी उस किडनी को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करने लगेगी और उस किडनी को सड़ाना शुरू कर देगी, उसे डैमेज कर देगी। तो वो मैचिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली और किडनी डोनर नहीं मिला है, तो कई बार ऐसा हो जाता है अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तो हम ह्यूमन बीइंग को एक मशीन पे डाल देते हैं जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस क्या है, वो ट्रीटमेंट है आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए। ब्लड में एक्स्ट्रा यूरिया ना कलेक्ट हो जाए तो हम डायलिसिस पे डाल देते हैं। तो डायलिसिस इज़ एक्चुअली अ मेथड, इट्स अ प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड को आप क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए किस चीज़ से क्लीन, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर अगर यूरिया का कंटेंट ज़्यादा है या सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है या पानी का भी कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्लीन करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस करते हैं। अब डायलिसिस है क्या वो देखते हैं। डायलिसिस की जो मशीन है वो कुछ ऐसी दिखती है। हम ब्लड को लेते हैं, उसे हम सिस्टम के अंदर डालते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया, सॉल्ट या वाटर, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जब ये ट्यूब्यूल्स के थ्रू जा रहा होता है तो वो प्यूरीफाई होता रहता है और हम क्लीन ब्लड को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो आप क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मैम अगर सारा का सारा ब्लड
आप बाहर निकाल देंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या बचेगा? तो हम ऐसा नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा ब्लड लेते हैं और उसको प्यूरिफाई करके वापस बॉडी के अंदर डालते हैं, फिर थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं, वापस डालते हैं। हाँ, बॉडी के अंदर खून साफ नहीं है तो ये प्रोसेस हमें कई बार रिपीट करना पड़ता है। कई बार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना यूरिया डेवलप हो चुका है। तो हमें बार बार ब्लड को डालते रहना पड़ता है और उसे प्यूरीफाई, थोड़े थोड़े अमाउंट में ब्लड को लेना होता है, उसे प्यूरीफाई करना होता है और वापस बॉडी के अंदर डाल देना होता है। तो इससे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। दिस इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अप टू द लेवल ऑफ क्लास 10th। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये है कि ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे किडनी का, यूरेटर का, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, पल्म, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये आप बनाएंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन में आप रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर नेफ्रॉन के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस में, उसके बाद वो वोमेंस कैप्सूल में जाता है, फिर ट्यूब्यूल्स में जाता है, वहाँ पे यूरिया और एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो हमारी बॉडी के काम आएगा उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, वहाँ कलेक्ट होता है, फिर आपका यूरिन फॉर्म हो चुका है वो यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे और लेबल करके आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि किडनी का फंक्शन ये है, यूरेटर का फंक्शन ये है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन ये है एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, यूरेथ्रा उसे पास आउट करता है, यूरेटर उसे ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी उसे प्यूरीफाई करता है और रीनल आर्टरी लेकर आता है खून और रीनल वेन साफ खून लेकर जाता है। नेफ्रॉन आएगा तो नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसे आप लेबल भी करेंगे। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज हैं जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। इट्स अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस के साथ अटैच्ड होता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। हाउ डज किडनी फेलियर अकर? किडनी फेलियर कैसे अकर करता है वो हमने लास्ट में पढ़ा है, आप वो पढ़ सकते हैं कि अगर इंसान को कोई बीमारी लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है या फिर हाई फीवर भी हो रहा है तो इनके थ्रू आपका किडनी फेलियर हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपसे किडनी स्टोन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो किडनी स्टोन क्या होता है? जब आप किडनीज़ के थ्रू बहुत सारे आप यू आर ईटिंग लॉट ऑफ ऑयल, यू आर ईटिंग लॉट ऑफ अनहाइजीनिक सब्सटेंसेस, तो वो किडनीज़ के थ्रू पास हो ही रहा है। जब वो पास होता है तो वो क्या करते हैं, किडनीज़ में ट्यूब्यूल्स में जाके कहीं पे फंस जाता है तो वो आपका किडनी स्टोन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं भी समझ आई है तो प्लीज़ आप नीचे बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया है, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूँगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।